चलो भाई, आज एक फिर से नए चैप्टर की शुरुआत होगी। लास्ट क्लास में हमने 4 चैप्टर एक बारी में खत्म किया था। 5th चैप्टर में कुछ खास है नहीं, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, पोस्टुलेट्स हैं बस 5। अब 5th पोस्टुलेट ही एग्जाम में आती है मोस्ट प्रोबेबली, अगर चांसेस है तो 80 to 90% 5th पोस्टुलेट ही आती है। बाकी अगर और कुछ आ जाता है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम बस चैप्टर को रीड करो, उतना ही उस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। मैंने आज थोड़ा सा पढ़ाया था तुम लोगों को, तो तुम लोग हंस रहे थे कि ये क्या बात हुई। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब हम एक मुश्किल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब शुरुआत हुई है मैथ्स के फिर से मुश्किल से चैप्टर की। अब जो तुम लगातार 6, 7, 8, 9 जो चैप्टर पढ़ने वाले हो, इसमें शायद तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो सकती है। तुम लोग कहोगे भाई क्या हो रहा है ये ऐसी मैथ्स कब सुनने लग गई। 8th क्लास में तुमने वही पढ़ा ही नहीं था। लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल, ये 4 चैप्टर में शायद तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक ही चीज सलाह दूंगा, वो ये है कि जिस तरह से मैं होमवर्क करने को बोलूं उसको फॉलो करते रहना, ताकि तुम्हें करने में आसानी रहे और समझ में भी आ जाए। तो शुरुआत करेंगे आज हम अपने नए चैप्टर की लाइंस एंड एंगल्स। तो इंट्रो पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस बाद में उठाएंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें जाननी पड़ेगी चैप्टर के अंदर और तुम्हें क्या क्या चीज आनी चाहिए। तो कुछ चीज, बहुत सारी चीजें जो है तुम लोगों ने ऑलरेडी 7th और 8th क्लास में पढ़ी हुई है। बस मुझे एक बार क्विक रिकैप कराने की जरूरत है तुम लोगों को कि तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। बट तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा अब तक, मतलब पढ़ा तो होगा पर उसको याद ही नहीं होगा कि मैंने पढ़ा क्या था अब तक। तो चलो कोशिश करते हैं, जिन जिनको याद होगा अपने लिए दिमाग में 1 टिक करते हुए चलना, जिनको याद नहीं होगा 1 टिक करते हुए चलना कि अरे यार मैं कितना नमूना कि मैंने 7th 8th की मैथ्स बर्बाद कर दी। तो चलो भाई आते हैं हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर। पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा लाइन सेगमेंट। कुछ पूछना तो बता देना भाई। बता सकते हो फिर मेरे को पहले के क्वेश्चन पूछना है अभी थोड़ी देर बाद, इसे मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल देना चाहिए, बट कोई बात नहीं। लाइन सेगमेंट, लाइन तो सबको पता ही होगी, जो स्ट्रेट लाइन चलती है उसको लाइन ही कहते हैं ना हम लोग, जिसका एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट से कहीं भी एक जगह तुम्हें आगे खिसकाते रहो वो लाइन हो जाती है हमारी। ठीक है ना, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? विद 2 एंड पॉइंट्स, बिल्कुल जो एक्सटेंड नहीं करती, यानी जो 2 पॉइंट के बीच में होता है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जब तुम बनाओगे वो क्या बनेगी? एक लाइन सेगमेंट बनेगी। तो ये बन गया तुम्हारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरा रे। बिल्कुल, चलो कुछ बच्चों को अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगा सुन के। जो रे होती है उसका कितने एंड पॉइंट होते हैं? सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है उसका। ठीक है, विद 1 एंड पॉइंट। तो ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया। एक तरफ तुम रे बना, एक तरफ तुम लाइन खींच दो जो कि चलती चली जाएगी, ये बन गया तुम्हारा रे। ठीक है, बेसिकली यही है हमारी। तो अभी और पढ़ेंगे। लिखने के लिए तुम लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो ये ए बी है, इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर रे को लिखना है तो रे के लिए ऐसे लिख देते हैं। जरूरी नहीं कि हम ये साइन लगाए, बिना साइन लगाए भी हो सकता है, बस तुम आगे वो मेंशन कर देना, जो भी चीज है हो जाएगा अपने आप ही क्लियर सबको सामने। नेक्स्ट है इसका हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। थर्ड है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब जो 3 से ज्यादा पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन, जो कि एक ही लाइन पर होती है। मान लो ये एक लाइन है, इसके ऊपर मान लो तुमने 2, 3, 4 जितने पॉइंट बनाए हैं सब एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कैसे बन जाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये क्या होते हैं? उसका अपोजिट क्या? डजंट लाई ऑन अ सेम लाइन,
जो कि एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने फिर से ये बनाया पॉइंट 1 2 और 3, इसको तुम एक लाइन से पास नहीं कर सकते। ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ऑलमोस्ट कई बार ट्रायंगल ही बनाएंगे अगर 3 पॉइंट है, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है इसका हमारा एंगल। एंगल क्या होते हैं? एंगल एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो भी होते हैं 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, टू रेज विद वन कॉमन वर्टेक्स। तो दो रे होती है जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये देखो, ये दो रे बना दी मैंने, ये बन जाता है हमारा एंगल। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के ऊपर, तो उसको फटाक से जरा नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं जरा। नाम से बैठा रहेगा। इससे बोल रहा हूं क्या? तुमने तेरे को बोला। चलो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। अभी जब तुमने देखा है एंगल क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एंगल पे आते हैं। तो एंगल कुछ तुम्हारी बुक में दिए हुए 5 टाइप के। पहला एंगल है एक्यूट एंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, फिर फोर्थ है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, लेफ्ट एंगल, एंड देन फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ है एडजेसेंट एंगल, क्या लिखा है? उसको लगा क्या भैया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, मतलब टी है। मेरा एफ और टी करीब एक जैसे बन जाता है कभी कभी गलती से। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है ना, एक्स का मतलब वो एंगल की मेजरमेंट है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़े पर 360 से छोटे होते हैं। ठीक है, एंगल बनाए, ये हो गया एक्यूट एंगल। ये एंगल अगर तुम नापोगे तो ये 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होगा। ये हो गया राइट एंगल, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा अगर तुम डी से बनाओगे तो। और ये हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये 190 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ये बन गया तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। ये एंगल बन गया तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 से बड़ा 360 से छोटा एंगल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे इसके अंदर बेसिक टर्म्स हैं, इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नोट करो, फिर आगे और बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। ठीक है, अब सिक्स्थ हमारा टॉपिक है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। जिन एंगल का सम 90 डिग्री हो वो एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एक एंगल है x, दूसरा एंगल है y, दोनों का आंसर जोड़कर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री सम होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं? जिनका सम सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि इस बार तुम दोनों एंगल को प्लस करोगे तो आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस बार हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में 3 बातें डालनी है तब जाके वो एडजेसेंट एंगल बनेगा। ठीक है, तो वैसे तुम लोगों ने 8 क्लास में पढ़े थे तीनों बातें, किसी को भी एक भी याद है?
बात हो गया। पहला था कॉमन वर्टेक्स, अभी अगर होता तो 8 क्लास का क्यों बोलता मैं। एक कॉमन वर्टेक्स होता है, दूसरा कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होती है, और थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड्स। ये तीन बातें डालने की वजह से एडजेसेंट एंगल बनते थे। मोटे मोटे तौर पर कहे नेबर्स, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, नेबर्स, पड़ोसी होते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि मैंने ये बनाया, ये एक एंगल है, मैंने इसके बीच में एक और रे खींच दी, इससे क्या होगा, ये एक एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा। ये एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ए बी सी और ओ। तो मैंने कहा था कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ, ये कॉमन वर्टेक्स है। एक कॉमन आर्म, कॉमन आर्म क्या है, ओबी, इस एंगल में भी ओबी आ रहा है और इस एंगल में भी ओबी आ रहा है। और नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन कौन से हैं, ओए और ओसी, वो कॉमन के आइदर साइड्स होने चाहिए, यानी कॉमन के एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए, जो कि है। तो एक्स और वाई क्या बन जाएंगे तुम्हारे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये नेबर्स हुए ना। इसी तरह से अगर मैं ऐसे बना दूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक्स और वाई, तो क्या एडजेसेंट एंगल है, नहीं है, क्योंकि नेबर में नहीं। कैसे, कॉमन वर्टेक्स तो है पर कॉमन आर्म नहीं है इनका, एक एंगल ऐसे है, एक एंगल ऐसे, कॉमन आर्म ही नहीं है, तो इसको हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो तीन बातें होनी चाहिए, तभी जाके उसको हम एडजेसेंट एंगल की पदवी देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल का हमारा लीनियर पेयर, 9th है ये तो याद है। लीनियर पेयर। दो बार सेट कर देना स्ट्रेट लाइन। Sum of angle is 180 degree on a straight line। तो अभी तुमने स्ट्रेट एंगल देखा था, 180 डिग्री का होता है ना, ठीक है। तो उसके ऊपर जितने भी रे खींचे तो उनसे बहुत सारे एंगल बनेंगे, उन सभी एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। उसको हम क्या कह देते हैं, लीनियर पेयर कह देते हैं। जैसे स्ट्रेट कि लाइन पे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटर है, यहाँ से तुम्हें जितनी चाहे उतनी रे खींचो, जैसे मान लो ये एक रे खींची, तो इससे कितने एंगल बने, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक एंगल को ले लेते हैं x, एक को ले लेते हैं y, तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आता वो लीनियर पेयर की वजह से आ रहा है। इसकी बजाय अगर मैं इस एंगल पे यहाँ पे एक और रे खींच दूं तो क्या होगा, इसके आउटपुट हो जाएंगे, मान लो ये x, ये y और ये z, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मान लो ऐसे एक और रे खींच दूं तो और एंगल बन जाएंगे। तो जितने रे खींच रहे उतने रे खींच लो, फर्क नहीं पड़ता, पर उन सभी एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता तो किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। फटाक से उसका नोट करो, फिर आगे और देखते हैं कि क्या क्या बात है चैप्टर में। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा लास्ट हो गया अभी लीनियर पेयर। काफी इंपॉर्टेंट टर्म था वो, अभी जितने मैंने टर्म्स पढ़ाए हैं तुम्हें उन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये लीनियर पेयर ही था। 9 टर्म्स हो गए टोटल। अब 10th पे आते हैं। 10th टर्म है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other। intersect बस भाई each other। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो जैसे कि ये एक रे हो गई, लाइन हो गई हमारी, ये एक लाइन हो गई हमारी, ठीक है। इसके ऊपर हमें तुम देख रहे होंगे 4 एंगल बन गए अब। एक तो ये वाला एंगल, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इनकी लेवलिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 से। तो इसमें हमें क्या दिख रहा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पता चलता है, जब भी दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे। ये एंगल 4 और एंगल 2 में दो लाइन क्यों खींची है? ऐसे ही ताकि वो देख के सेम लगे, इसलिए बनाई है। तुम्हें चाहिए तो सिंगल बना लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है वर्टिकली। लगाकर मतलब होगा नहीं, इनका कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जैसा शो करने के लिए होता है।
फिर नेक्स्ट है इसका हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी? जो इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली पैरेलल लाइंस। क्या होते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग? पैरेलल लाइंस। क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं भी एक्सटेंड कर दो आगे पीछे कितना भी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे आगे। क्या है इसमें नेक्स्ट? इन्हें पे हो गया, बस खत्म हो गया भाई। अब इतना ही था इसमें, आई थिंक इतना ही था। अब सीधा हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसको नोट करो, यहाँ पे हमारी सारी थ्योरी हो गई है खत्म इस चैप्टर को लेकर। तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम कब कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमेशा उसको मेंशन करना नेसेसरी है। मेंशन करना ही करना है तुम लोगों को। अगर मेंशन नहीं करोगे तो इस बात में हमेशा मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रो दिया था। तुम्हें मैंने बहुत कुछ बताया था कि जैसे कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, और इसके अलावा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, एंगल कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके अलावा मैंने तुमको एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया था, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में, इंट्रो वाला, जो कि मेरे पिछले इसमें वीडियो में भी रिकॉर्ड करवाया था। अगर मैं मर्ज कर दूं तो उससे जस्ट पहले वाली वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो वही वाली बात अभी जस्ट मेरे स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले बोला कि मैथ्स एबीसीडी में सॉल्व हो सकती है क्या। तो हाँ भाई, मैथ्स एबीसीडी में सॉल्व करेंगे। इस बार हम लोग 8th क्लास तक तुमने जो कुछ ही पढ़ा, जैसा ही पढ़ा वैसा कुछ नहीं है मैथ्स में। मतलब फिलहाल जो चैप्टर हम जो लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल जो तुम करने वाले हो, इनमें मैथ्स का जो तुम जैसे पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक जो सॉल्व करते थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो अब कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें कोई गिवन सिचुएशन दे दी जाएगी और कुछ प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, उन सारी सिचुएशन को उसमें लगा के बाकी बेसिक जितना ही मैंने तुम्हें पढ़ाया लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं है पीछे की सारी कहानी क्लियर, तो पहले बैठ के उसके नोट्स बनाओ, उसको प्रॉपर्ली याद करो, फिर मजा नहीं आएगा। तुम कहोगे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो शुरुआत करेंगे हम थ्योरम से। शायद तुम लोगों ने वर्ड पहले कभी ना सुना हो, थ्योरम्स, यानी कि एक स्टेटमेंट जो कि सही है, ठीक है, और उसको सही करने के लिए उसका प्रूफ होता है कि हाँ ये सॉल्व करी जा सकती है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे थ्योरम्स होंगी, पर सभी थ्योरम का प्रूफ तुमसे नहीं करवाने वाला है। वैसे तो सबका एग्जिस्ट करता है, तुम सबको सॉल्व कर सकते हो, पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सिर्फ उनका प्रूफ बुक में दिया हुआ है। तो मैं भी तुम्हें वही प्रूफ करके दिखाऊंगा सारे के सारे कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में। तो जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल करा था तुम लोगों ने, याद है क्या कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? कि दो लाइन आपस में एक दूसरे क्रॉस करे तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतना पढ़ा था तुम लोगों ने। तो उसी के ऊपर हमारे थ्योरम नंबर 6.1 है। तो देखो भाई पढ़ के बताएगा थ्योरम नंबर 6.1। If two line intersect each other, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, then the vertically opposite angles are equal। तो vertically opposite एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो भाई थ्योरम 6.1 के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा दो लाइन, एक लाइन ये रही हमारी और एक लाइन ये रही हमारी, ठीक है। इसका नामकरण बुक के हिसाब से कर देते हैं, ए बी, और ये पॉइंट O हो गया और ये C और D हो गया, ठीक है। तो मैं क्या प्रूव करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वैसे तो हमें पता है, अभी जस्ट पीछे मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल दो लाइन जब क्रॉस करते हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पर इस बात को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि भाई इक्वल होते हैं, ऐसा प्रूव करके दिखाओ।
देखो एक स्टेटमेंट थी जनरल सी, तुम्हें इसको प्रूव करना है कि ये और ये बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। तो सबसे पहले अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नहीं मतलब प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरह से टीचर तुम्हें फुल मार्क्स देगा। तो इसके अंदर हमें 4 चीजें करनी होती है, 3 कंपलसरी होती है और एक जरूरत पड़ने पे करी जाती है। पहली चीज जो लिखनी होती है वो है गिवन, तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है टू प्रूव, तुम्हें प्रूव क्या करके दिखाना है। तीसरा होता है जो जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पे यूज किया उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी जब जरूरत पड़ेगी तो ही लिखेंगे, जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो छोड़ देना है। और चौथी चीज जो मेन है वो है तुम्हारा प्रूफ। तो ऊपर की 3 या 2 चीजें जो है वो सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तीसरी चीज तुम्हारा दिमाग, वो बताएगा जो तुमने चैप्टर में सीखा है। एग्जाम में कोई बच्चे क्या करते हैं, गिवन टू प्रूफ लिख कर आते हैं, डायग्राम बनाकर आ जाते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आधा नंबर मिल जाते हैं उस चीज के। तो अगर तुम्हें लगे एग्जाम में नहीं आ रहा तो इतना तो कर कर आना ही। वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग मेरे पास पढ़ रहे हो तो ना आए। अगर तुम्हें थोड़ी सारी क्लियर है, सामने से बताना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ हमें क्लियर है, तो ही तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और नहीं क्लियर तो फिर तुम लोग माथा पीटते रहना कि यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाते रहोगे मेरे से। पर जब तक उसके पीछे लॉजिक के नहीं जाओगे नहीं समझ में आएगा। बस अपने दिमाग में सारा बेसिक चीज याद रखनी है और चैप्टर में आने वाले जितने भी थ्योरम्स हैं उनको दिमाग में बैठा लेना है। तो बार बार थ्योरम्स को करेंगे ताकि बार बार दिमाग में बैठती रहे। तो हमारी पहली थ्योरम ये है 6.1 जो क्या कहती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन जो देखो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, गिवन है, ठीक है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ये गिवन है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये टू प्रूफ है। तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपने आप क्लियर होगा, अच्छा हां ये गिवन है, ये टू प्रूफ है, ये गिवन है, टू प्रूफ है। गिवन टू प्रूफ हमें क्वेश्चन में मिलेगा। तो या तो तुम वहां से लाइन को ऐसे यहां पे एक दो उसको इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ये गिवन है ऐसे लिख दो। नहीं तो तुम अपनी मैथ्स को अच्छी मानते हो कि भाई मुझे तो आता है इंग्लिश, तो मैथ्स में मैथ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो तुम्हें करना क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देखो भाई उसी लाइन को मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा। उस क्वेश्चन में कह रहा था इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैंने दो लाइन का पहले नाम लिखा ए बी एंड सी डी, उसमें बोला इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैंने बोला इंटरसेक्ट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो लिख दिया, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में बोल रहा है देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या तो उसको मैं यहीं पे लिखूंगा एज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है तो कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, जिनको नहीं समझ आता वो क्वेश्चन से उठा के एज इट इज वर्ड्स को उठा के लिख देते हैं। तो अगर जिसको आ रहा है समझ में तो वो क्या करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये हमें टू प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो मैंने उन एंगल को इक्वल करके लिख दिया कि मुझे इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन करने की मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगेन तुम प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस की तो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन के अंदर कि अपने दिमाग में चलाओगे कि मुझे क्या क्या पता है इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से थ्योरम पता है मुझे इसके अंदर। तो क्वेश्चन को पढ़ के इसको तुम अप्लाई करोगे। पहले 4 कदम आगे रहना है इन चैप्टरों के अंदर कि तुम्हें थ्योरम और सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 4 कदम आगे रहोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है या नहीं करनी है। तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे एडजेसेंट एंगल के बारे में पता है, मुझे लीनियर पेयर के बारे में पता है, मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पता है, पर इस पे तो क्वेश्चन है तो मैं वाला रूल डायरेक्टली नहीं लगा सकता। और इसके अलावा मुझे सारे एंगल्स के बारे में पता है। तो मुझे 2-3 मुख्य बातें इसमें जाननी है, एक तो लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता होना चाहिए। बस इतनी बड़ी बेसिक नॉलेज तुम्हें चाहिए। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर ना लीनियर पेयर्स को सॉल्व कर सकता हूं। तो भाई मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा लिखते हैं प्रूफ। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो लीनियर पेयर याद है कैसे लगाते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे आ जाए तो वो दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। याद है लीनियर पेयर लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो ये चीज मैं ऊपर वाले डायग्राम पे लगाऊंगा, ये लिखने वाली बात नहीं, तो मैं वापस याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन कोई पार्ट नहीं है, समझाने के लिए साइड में लिखा है इसलिए मैंने इस तरीके से देखो पूरा लिखना तो मैं सजाना इस तरीके से। अगर तुम चाहते हो तुम्हें फुल मार्क्स मिले तो ऊपर की जो कहानी है वो तुम्हारे अभी पार्ट है ही नहीं। अब तो तुमने सॉल्व करना शुरू नहीं करा है, अब प्रूफ से तुम सॉल्व करना शुरू करोगे।
अब मैं इसमें एक लाइन एज्यूम कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ AB एक लाइन है इसकी तरह और उसके ऊपर OD एक रे है, ठीक है। AB is a straight line and OD is ray upon it, ठीक है भाई, समझ में आई बातचीत। तो जैसे कि ये दो एंगल थे, इनका सम 180 आया, तो मैं बिल्कुल वही करूंगा। तो ये AB है, ये OD है, तो कौन से दो एंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो एंगल आ रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब भी तुम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये चैप्टर अकेले ऐसे जिनके आगे रीजन हर चीज का देना है, तुम्हें हर चीज का रीजन देना है भाई, समझ में आ रही है बातचीत। अगर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को हर चीज का रीजन दे सकता है तो तुम्हें भी देना है यहाँ पर। अब बेशक तुम किसी बॉयफ्रेंड को चाहे किसी गर्लफ्रेंड को फर्क नहीं पड़ता, रीजन दो क्यों किया ऐसा। तो इसका रीजन है लीनियर पेयर, दे दिया रीजन, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसको रे मानेंगे, सॉरी इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे और इसको रे मान लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 1 है OA को रे, इसको मान लो तुम किसी, चलो मैं OA को मान के दिखाया था, तुम्हारी सब 10 को 10 में मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD इज स्ट्रेट लाइन एंड OA इज रे अपॉन। हाँ बिल्कुल। अब तुमने इसको स्ट्रेट लाइन माना, अब कौन कौन सी रे आ रही, एंगल आ रहे हैं, एक तो वापस से यही वाला और इस बार ये फ्रेश ये वाला आ रहा है। तो इस पे मैंने लिखा एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन तो भाई क्या आएगा, लीनियर पेयर आएगा, ठीक है। इसको ले लो सेकंड नंबर है, समझ में आ रही है बातचीत। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो भाई 1 and 2 में क्या चीज कॉमन है, RHS देखो 180 डिग्री है ना दोनों में, यानी दोनों का RHS क्या है, इक्वल है, तो दोनों का LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने पहले इसका RHS लिखा AOD प्लस DOB इज इक्वल्स टू, इसका RHS लिख दिया एंगल AOD प्लस एंगल AOC। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, AOD दोनों तरफ आ रहा है ना, फिर तो हो गया, काट दो AOD से AOD को, इधर आके तो माइनस हो जाएगा, वो क्या बचा एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल AOC। देखो भाई DOB इज इक्वल्स टू AOC आ गया, एक चीज तो हो गई। अब इसी तरह से पूछे भाई, माही ने बोला कि इसको रे मानो, अगर मैंने इसको रे मानी होती तो ये ऊपर वाला प्रूव हो जाता, माही ने वाला ऊपर वाला रे मानो तो नीचे वाला प्रूव हो गया। ये देखिए वापस सेम वही काम करना पड़ेगा, वापस सेम वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई मैथ्स कहती है अगर तुमने सेम चीज ऊपर करी ना दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो नीचे सिमिलरली, सिमिलरली यानी जैसा मैंने ऊपर करा बिल्कुल वैसे नीचे करके सब कुछ करके मेरा आंसर आ जाएगा AOD इज इक्वल्स टू BOC और हेंस प्रूव। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हेंस प्रूव मतलब प्रूव हो गया भाई। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे करना है। तो ये वाली बात ऊपर जितना भी काम करना उसी से होगी कि इतनी बात तो कंपलसरी है ही। इस बार तुम CD को ये स्ट्रेट लाइन मानोगे और OA की जगह OB को मानोगे, तो यहाँ से जो कॉमन बचेगा वो कॉमन क्या आएगा, देखो पहले ये दो एंगल थे, अब ये दो एंगल आएंगे तो ये कॉमन OA कट जाएगा ना, तो कौन से दो एंगल आएंगे अपोजिट में, ये दो एंगल आएंगे AOD इज इक्वल्स टू BOC। AOD और BOC मैंने वही काम करके लिख दिया, मैंने लिखा नहीं कॉपी सारे शब्द सिमिलरली लिखना होता है उसके आगे। अगर बिल्कुल सेम प्रोसीजर है 1 to 1 एक कॉपी है, तो अगर हल्का फुल्का फर्क तो करके दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम 6.1। थ्योरम भी एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन तो आएंगे इसलिए थ्योरम को प्रूव करके दिखाया जाता है। तो ये देख लो क्वेश्चन भाई, बिना नंबर के, बिना वेरिएबल के, बिना कांस्टेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करा है। इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर में देखने को मिलेंगे। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, वो ये अपने बेसिक को रखो क्लियर जो चैप्टर के अंदर है। सारे थ्योरम हमेशा दिमाग में घूमते रहनी चाहिए, सारे थ्योरम कि हाँ कौन कौन से थ्योरम है। और तुम तो बहुत ही किस्मत वाले भाई जो तुम लोग लॉकडाउन के बाद 2023 में तुम लोग 9th पढ़ रहे हो, वरना जिन लोगों ने 2019 से पढ़ी थी, अगर तुम लोग 30 थ्योरम याद करोगे तो वो बेचारे 60-70 थ्योरम याद किया करते थे।
एक चैप्टर की 30 बात नहीं कर रहा हूँ, सब मिला के मान लेते हैं 30, फिर मतलब लोग 60-70 याद किया करते थे, बहुत डिलीट हुआ है बहुत कुछ। तो दुआ करते हैं भाई तुमको ये कम सिलेबस जो है वो इतना ही याद हो जाए, ठीक है। और अगला नेक्स्ट ये कि बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें ये रहे कि हाँ करना कैसे। नोट करो इसको, फिर अगला देखते हैं।